चलिए बच्चों, नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का अगला लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ। 2023 के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं जरा। इस सवाल में क्या क्या बोला है पहले पढ़ेंगे और फिर ध्यान से समझेंगे। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफेरेड। एक कैपेसिटर है भाई साहब, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 900 माइक्रोफेरेड। ओके। चार्ज बाई ए 100 वोल्ट बैटरी। इसको 100 वोल्ट तक चार्ज कर दिया। ओके, अब ये चार्ज हो चुका है। ठीक है। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। अब इसको बैटरी से देखो हटा दिया, इसने बोला कि बैटरी से इसको हटा दिया। एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। और इसको भाई साहब एक दूसरे बिल्कुल सेम इसी के जैसे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो सवाल बन चुका है, अनचार्ज है तो इसकी वोल्टेज जीरो होगी। पहले वाले का 100 वोल्ट है, दूसरे वाले की वोल्टेज जीरो है। अब देखो बात यहां पे यह है कि अब होगा क्या। एक तो चार्ज कैपेसिटर है, इस पे तो चार्ज है, और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज है ही नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। या आपने पढ़ा होगा, जहां पे भी आप पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैपेसिटर से कुछ चार्ज निकलकर अनचार्ज कैपेसिटर पे चला जाता है और तब तक जाता रहता है जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। जैसे मान लो ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है। मैंने आइडेंटिकल मतलब एक कैसे भी बना दी, ये C1 है C2 है ऐसे ही, और इनको एक वायर के थ्रू आपने जोड़ दिया। तो मान लो इस पे कुछ चार्ज है Q1, इस पे कुछ चार्ज है Q2, इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज V2। तो अगर जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, अगर V1 बड़ा है V2 से, तो V1 की तरफ से या ये कहो पहले कैपेसिटर की तरफ से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर नहीं हो। ये हमारा कंसेप्ट है, इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बच्चों। तो ऐसे ही देखो ऊपर वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उस पे से कुछ चार्ज निकल के नीचे वाले पे पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले भी कर चुके हैं हम इसका सवाल। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों इसमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। हमेशा एनर्जी लॉस होती है बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। चलो इसे कैलकुलेट कर लिया जाए। तो हाफ C1 पहले कैपेसिटर का चार्ज, वो सॉरी कैपेसिटेंस, तो सर 900, C1 की जगह 900 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6। फिर C2 तो वो भी सर 900 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, और बटे C1 प्लस C2 दोनों सेम ही है, तो 900 प्लस 900, तो ये हो गया दोनों को ऐड करके 1800। 900 प्लस 900 1800 हो गया, और इंटू 10⁻⁻6 आएगा। V1 माइनस V2 पहले उसकी वोल्टेज हो गई आपकी 100 पहले कैपेसिटर की, माइनस V2 दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज 0 और उसका स्क्वायर। ये आ गया 1/2 900 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻6 -6 हो गई, अपॉन में 1800 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये बन गया 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, 100 × 100। चलो देखते हैं कौन किससे कट रहा है। ये कट गया इससे, 9 से इसको काट लो 2। ठीक है, अब ये इस 2 से इसको काट लो 450, फिर 2 से एक बार और काट लो 225 आ गया। ये ऊपर बचता है, अब देखो 10⁻⁻6 से काटेंगे -6 बचेगी 10 तो ये आ गया 225 ऊपर देखो कुछ बच रहा है नहीं, नीचे कुछ बच रहा है नहीं, ऊपर बचा 10⁻⁻6, यहाँ से तो ये बचा, और ये 10⁻+4। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका
225 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये एनर्जी आ गई बच्चों। अब देखो इन्होंने ये पूछा था, आगे पढ़ो, कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट अनदर, ये तो पूरा पढ़ ही लिया था हमने। लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, लॉस निकालना था, ये है लॉस। इनके हिसाब से इन्होंने जो लॉस दे रखा है यू की वैल्यू x इंटू 10⁻, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये लिख रखा है x इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो हमारा भी यही आया है, बस x की जगह ये आया है 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 225। यही हमारा आंसर है बच्चों, देखो एनटीए ने यही आंसर दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बढ़िया सवाल है, आपका कुछ लॉजिक ही क्लियर करेगा। मैं कहूं तो ये भी क्वेश्चन जो है ना, जो अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया हमने जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक का है, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का है। तो इसमें क्या है वो भी पढ़ते हैं, एक एक करके समझते चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। टू आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स, दो आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड कैपिटल टू आर। देखो एक रेडियस, एक तो स्फीयर ये हो गया, एक थोड़ा इससे बड़ा है डबल रेडियस का, ठीक है। इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है 2r, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, मतलब चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। यहां तक दीज स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन वायर। पहले तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब इसके ऊपर चार्ज है, कितना है, तो इसके ऊपर चार्ज है मान लीजिए Q1 और इसके ऊपर चार्ज है मान लीजिए Q। तो पहले Q1 की वैल्यू निकाल ली जाए। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। चार्ज पहले वाले की देखो, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है तो उसका सरफेस एरिया कितना है, ये पूरा देखो ये सरफेस एरिया, तो किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो ये तो आ गया पहले कैपेसिटर, ये पहले आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर पर चार्ज। अब दूसरे पे चार्ज कितना है Q2, उसके लिए भी सेम यही सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया ये पूरा, तो ये हो जाएगा 4π2r²। तो ये सॉल्व करके आया था 4πr² सिग्मा पहले वाला तो, और दूसरे वाला सॉल्व करके आ जाएगा 4 इंटू 4 16πr² सिग्मा। तो ये दोनों पर चार्ज आ गया, पहले बॉल पर, पहले स्फीयर पर कह लो, दूसरे स्फीयर पर चार्ज आ गया। अब ये जो स्फीयर्स हैं इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि जिसका वोल्टेज ज्यादा है, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ चार्ज चलना शुरू हो जाएगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया। तो ठीक है, इसकी वोल्टेज तो निकालो पहले। सर V1 वोल्टेज देखो कितनी आएगी, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है किसी भी कंडक्टिंग मेटल का स्फीयर हो, उसकी सरफेस पे जो वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q, उस पे चार्ज और बटे में उसकी रेडियस। ऐसे दूसरे का निकाल लो तो फिर वोल्टेज 1/4πε0 Q2, उस पे चार्ज और बटे में रेडियस 2r। चलो वोल्टेज को सॉल्व कर लो। 1/4πε0 Q1 की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये निकाली थी देखो हमने ये रही, तो ये रख दी 4πr² सिग्मा और बटे में r, एक r से एक r कट गया, 4π से 4π कट गया, ये आ गया सॉल्व करके सिग्मा r बटे एप्सिलॉन। लो पहले कैपेसिटर पे या पहले कंडक्टर पे चार्ज, वो वोल्टेज आ गई। दूसरे की भी निकाल लो, 1/4πε0 Q2 4π, नहीं ये है 16π, पीछे आते हैं, 16πr² सिग्मा और बटे में 2r, r से एक r कटा, 4 और इंटू 2 8 हो गया, 8 से 16 को काट लो 2 हो गया, और पाई से पाई काट लो,
तो ये बच गया बच्चों 2r सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। ठीक है, तो वोल्टेज किसकी ज्यादा है, देखो दूसरे वाले की ज्यादा लग रही है हमको, ये डबल है इससे। तो इधर से सेकंड वाले पे से चार्ज इस तरफ चलेगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। इसकी भी वी हो जाएगी, इसकी भी। अगर हमको कॉमन वोल्टेज चाहिए तो कॉमन वोल्टेज आएगी वी बराबर, कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 और बटे C1 प्लस C2। तो देखो C1V1, अब Q बराबर CV होता है। C1V1 का मतलब हो गया यहाँ पे पहले वाले बॉल पे चार्ज। अब चार्ज कितना है, देखो चार्ज तो है हमारे पास ये Q1, तो C1V1 की जगह हम लिख सकते हैं Q1, और C2V2 की जगह लिख सकते हैं बच्चों Q2। Q बराबर CV होता है ना, देखो Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, उससे हमने C1V1 की जगह तो Q1 लिख लिया और C2V2 की जगह Q2 लिख लिया, C1 प्लस C2। चलो अब Q1 की वैल्यू लिखो, चार्ज कितना था, तो सर चार्ज है 4πr² सिग्मा, और दूसरे पे कितना है 16πr² सिग्मा, और बटे ये 16, और बटे में C1 प्लस C2। अच्छा C1 और C2 निकालें इसके, तो आपके याद होगा आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर का कैपेसिटेंस फॉर्मूले से निकलता था 4πε0r, उसकी रेडियस। ऐसे दूसरे का निकालेंगे C2, तो इसका आ जाएगा 4πε0 इंटू 2r। तो C1 और C2 की वैल्यू रख दो यहाँ से 4πε0r, और प्लस ये बन गया 2 इंटू 4 8πε0r। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं। इसको सॉल्व करके आ गया, देखो 4π तो कॉमन लेके काट दो, 4π ऊपर से कॉमन ले लो, नहीं चलो पहले ऐड कर लो। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, काटता नहीं है उसको, एक मिनट हटा देता हूँ। ऊपर से 4π और 16π 20πr² सिग्मा हो गया, और नीचे बच्चों 8 प्लस 4 हो गया 12πε0r। जरा चेक करो यही बन गया क्या, कहीं गलती हो जाए तो बता देना। पाई से पाई कट गया, इसको काट लो 4 से, 5 3, तो ऊपर बचा 5r सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन। लो जी, ये कॉमन वोल्टेज आ गई दोनों की बच्चों। पहले वोल्टेज इसकी अलग थी, इसकी अलग थी, ये चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक वोल्टेज दोनों की कॉमन ना हो जाए। अब इन दोनों पे नया चार्ज अगर निकालें, नया चार्ज Q1 डैश, मतलब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जब इनकी वोल्टेज सेम हो जाएगी, अब दोनों पे नया चार्ज कितना कितना होगा। देखो मैं आपको फिर से फिगर में दिखा देता हूँ। मान लो ये था पहला कंडक्टर, ये था दूसरा, अब इसकी वोल्टेज V हो चुकी है, इसकी V हो चुकी है, चार्ज भी तो अलग अलग हो गया Q1 डैश और Q2 डैश, और जो वायर लगा रखी थी अब उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकालने का, Q1 डैश कितना होगा अब, तो सर Q बराबर होता है CV, इसका कैपेसिटेंस थोड़ा ही ना बदला होगा, दोनों का कैपेसिटेंस, एक का C1 एक का C2, तो Q1 बराबर C1 इंटू V। तो C1 कितना था पहले वाले का, तो पहले वाले की रेडियस है R, तो 4πε0r, और V वोल्टेज कितनी आई, ये आई सर 5r सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन0। ये देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एप्सिलॉन0 कर लो इसको, ठीक है, तो 5r सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन0। ठीक है बच्चों, अब यहां से एप्सिलॉन0 से एप्सिलॉन0 कट गया, ये आ गया सॉल्व करके 4 इंटू 5 20 हो गया, पाई r² सिग्मा बटे में 3। चेक करो यही है। ऐसे ही Q2 निकाल लो, दूसरे पर चार्ज C2V, तो C2 4π, ये था 8π, 8π एप्सिलॉन0r, और इनटू में 5r सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन0,
एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये आ गया 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे में। तो दोनों पे बच्चों चार्ज भी आ गया, ठीक है। और पूछा क्या था, चार्ज डेंसिटी पूछी थी, तो चार्ज डेंसिटी का रेशो पूछा था, नहीं, हाँ, न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश। नए, ये जो जो आपका बड़ा स्फीयर है इस पे चार्ज डेंसिटी मान लो अब सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश का और सिग्मा का रेशो पूछा है। चलो जी सिग्मा डैश निकाल लेते हैं। सिग्मा डैश, बड़े स्फीयर पे चार्ज कितना है Q2 डैश, और उसे उसके एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया कितना है इसका, देखो इसका एरिया हम यहाँ निकाल चुके थे, ये था एरिया आपका यहाँ पे यूज हुआ था, ये रहा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो ये आ गया था 16 पाई r स्क्वायर। तो 16 पाई r स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, सिग्मा डैश आ जाएगा। Q2 डैश की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगी 40 पाई r स्क्वायर सिग्मा बटे में 3 और बटे में 16 पाई r स्क्वायर, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, इंटू में 16 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से काट लो इसको, ये 10, 4 से काटो ये 4, 2 से काटो ये 2, 2 से काटो ये 5, तो ऊपर बच्चा मेरे बच्चों 5 सिग्मा और बटे में 2 इंटू 3 6। लो ये तो सिग्मा डैश आ गया। सिग्मा डैश और क्या पूछा था आपसे, सिग्मा डैश और बटे सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा डैश बटे सिग्मा का रेशो पूछा है, सिग्मा डैश बटे सिग्मा, तो सिग्मा डैश पे आया 5 सिग्मा बटे 6 और बटे में सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कट गया, तो 5/6 यही है हमारा आंसर। थोड़ा सा सवाल बड़ा था, इसको और प्रैक्टिस करते हैं तो और थोड़ा जल्दी कर सकते हो आप। मैंने तो आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगाया है, मैंने तो पूरा टाइम दिया है आप लोगों को, आप थोड़ा जल्दी भी इसको कर सकते हैं। इसको मतलब और शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर पूरा बताने की कोशिश की, ठीक है। देखो 5/6 ही आ रहा है आंसर, ये रहा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखने से लग रहा है कि आसान सा ही सवाल होगा, चलो देखते हैं। A capacitor has capacitance 5 microfarad when its parallel plate are separated by air medium of thickness T। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चा, उसके प्लेट्स के बीच का गैप D है और बीच में एयर भरी हुई है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है, हमें पता है। A क्या है, प्लेट्स का एरिया। अब यहां से हमने क्या किया दूसरे केस में, अब इस कैपेसिटर के बीच में एक स्लैब डाल दी, कैपेसिटर के बीच में यहां से एक स्लैब डाल दिया बच्चों, ठीक है। उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी दे रखी है D/, और K की वैल्यू दे रखी 1.5। चलो लिख लेते हैं इसको, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ऊपर वाले में C कितना दिया था, 5 माइक्रोफेरेड, C की वैल्यू। अब जब हमने इसमें ये डाल दिया, स्लैब डाल दिया, तो अब इसका कैपेसिटेंस इसने ये पूछा है, एरिया इक्वल टू प्लेट्स, मतलब ये जो स्लैब डाला है इसका जो एरिया है प्लेट के बराबर ही है, मतलब पूरे में भर दिया आपने इसको, और थिकनेस लेकिन D/2 इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ स्लैब। स्लैब डालने के बाद अब इसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हम स्लैब डालते हैं स्लैब के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे में D-T प्लस T बटे K। एप्सिलॉन नॉट A को जू का तू लिखा रहने दो बटे D-T, T है ये स्लैब की मोटाई, D/2 है, प्लस T हो गया D/2 और बटे K की वैल्यू 1.5। तो बच्चा ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बटे D-D/2, तो D/2 बचा, और ये
3/2, 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखो ऐसा है ना, देखो यहाँ पे ये 1.5 मैं लिख देता हूँ। के की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी थी 1.5, इसको आप 3/2 भी तो कह सकते हो। तो यहाँ पे 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा D/3। ठीक, ये इसका नया कैपेसिटेंस है सी डैश। जरा इसको सॉल्व कर लो। सी डैश बराबर कितना आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D/2 D/3 को ऐड कर लो तो 6 एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा ऊपर 5D। देखो एलसीएम लेके नहीं मैं दिखाऊंगा, ये खुद से सोचना है आपको। ऊपर ले जाओ इसको, 6 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 5D बच्चों। ठीक है, तो सी डैश की वैल्यू आ गई 6/5 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 5 माइक्रोफेरड। रख दो तो 6/5 इंटू 5 माइक्रोफेरड, 5 से 5 कट गया, तो आंसर आ गया 6 माइक्रोफेरड। तो यही हमारा आंसर है। ये आसान था सवाल, आसानी से 6 माइक्रोफेरड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये हो गया आपके पास, थोड़ी तिरछी बन गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और प्लेट का जो एरिया दे रखा है बच्चा, वो दे रखा है एरिया बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड प्लेट का जो सेपरेशन है डी, ये सेपरेशन दिया है बच्चों d इक्वल्स टू 2 mm। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में भर दिया भाई साहब डाइलेक्ट्रिक। आसान सा ही सवाल लग रहा है देखने में तो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पूरे में ही भर दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5। नहीं, पूरे में नहीं भरा, 1 mm थिकनेस तक भरा, आधे में भरा भाई। थोड़ी सी फिगर को करेक्ट कर लेते हैं। देखो पढ़ लो यार, खुद भी पढ़ लिया करो। आधी थिकनेस तक भरा, मान लो यहाँ तक भरा, 1 mm तक। चलो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस इसका बताना है, आसान है। ये टी की वैल्यू हो गई, जितनी थिकनेस तक इसमें भरा है इसको आपने। तो सी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटे के। एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, बटे डी, डी है आपका डी कितना था, हाँ 2 mm। तो 2 - 2 mm है, माइनस टी कितना है 1 mm, 1 mm, और प्लस टी बटे के तो 1, और बटे में के, वो भी mm में है। के की वैल्यू 5 रख दो, तो यहाँ पे के की वैल्यू 5 रख दो। ठीक है, ये mm को सबको मीटर में बदल लूंगा मैं भी। ऊपर बन गया एप्सिलॉन नॉट इंटू में 40 इंटू 10⁻⁻⁴ बटे 2 mm माइनस 1 mm, तो 1 mm बचा, फिर माइनस ऊपर 1 mm और बटे में 5। इसका एलसीएम ले लो, 1/5 mm हो गया ये। तो एलसीएम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴ और बटे 5 माइनस 1, तो 4/5 mm हो गया। ये मेरे बच्चा, ये कितना हो गया, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴ और बटे में 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 mm नीचे रह जाएगा। mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से कर दी मैंने मल्टीप्लाई। लो जी, हो गया काम। अब 40 से इसको काटो, 10 हो गया ये। तो 4 को 40 मतलब 4 से 40 को काट दिया, 10। अब ये 10 ऊपर बन चुका है 10, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है। ये यहाँ पर ये माइनस था, ये प्लस में था, ये प्लस में था बच्चा, ये प्लस में था, तो ये 6 हो जाएगा।
ये 6 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से, दोबारा से कर देता हूँ। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 6 ऊपर चला गया, नहीं 5 ऊपर चला गया, 5 और बटे में 6 रह गया, इंटू एम को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करता। चलो अब देखो 10 की पावर -3 -4 से कट जाएगी, -1 बचेगी, -1 से ये 0 कट जाएगी, तो ऊपर बचा एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू 5 और बटे में 6। 2 से काट लो, 2 2 से काटा 3, तो ऊपर आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट बटे 3। बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों, ठीक है। 10 एप्सिलॉन नॉट बटे 3 फेरड, ये एफ जो है ना ये फेरड दिखा रहा है, फेरड, तो फेरड में आ गया आपका आंसर। आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने, इसने बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चा, और उसमें प्लेट्स के बीच में हवा भरी है, एयर, ओके। और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 15 पिको फेरड। 15 पिको फेरड को 10 की पावर -12 फेरड लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो सी का फॉर्मूला होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। डी है प्लेट्स के बीच का गैप और ए है एरिया। चलो अब इसने कहा द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिकम ट्वाइस। इनके बीच का सेपरेशन तो डबल कर दिया, लो जी कर दिया, लो डबल कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन हो गया अब 2D। ठीक है, सेपरेशन तो हो गया डबल, और बिकम ट्वाइस एंड स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इसके उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, देखो यहाँ पे के भर दिया, 3.5 के की वैल्यू। अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, और इन्होंने दिया कि इतना हो जाएगा, इसमें एक्स बताओ, तो हम अपनी तरफ से निकालेंगे, एक्स अपने आप आ जाएगा। तो इसका नया कैपेसिटेंस जो है सी डैश, तो वो कितना होगा, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट, पूरे में भर रखा ना इसको, तो के एप्सिलॉन नॉट ए और बटे में 2D। के की वैल्यू 3.5, एप्सिलॉन नॉट ए बटे 2D, तो 2 को अलग कर लो, डी को अलग कर लो। ये देखो ये एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या बन गया, वो जो पहले सी था, तो 3.5 बटे 2 इनटू में पहले वाला सी कितना था 15 पिको फेरड, तो इसको लिख दो 15 पिको फेरड। मैं 10 की पावर -12 को हटा के पिको फेरड ही लिख रहा हूँ। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको देख लेते हैं ये कितना बनेगा। तो बच्चों पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लगा दिया। अब ये 5 से काट लो 7, 5 से काट लो 2, ऊपर बन गया 15 इंटू 7 105 बटे 4 पिको फेरड। अब देखो हम इन्होंने क्या दिया था, ये x बटे 4 पिको फेरड, तो 4 तो सेम है, 4 नीचे भी सेम है, पिको फेरड है, पिको फेरड है, ऊपर x, यहाँ पे हमारा क्या आया 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 105। तो इन्होंने जो दिया था कैपेसिटेंस और हमारा जो निकल का आया, दोनों को कंपेयर करा के x की वैल्यू निकाल ली, तो 105 आंसर आ गया बच्चा। आसान सवाल था, आई थिंक सबको सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को क्वेश्चन करा के। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी और बहुत बढ़िया से मिलेगी। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।